आदरणीय अध्यक्षा जी, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं जिस धैर्य के साथ आपने सदन का संचालन किया है। यह अविश्वास प्रस्ताव एक प्रकार से हमारे लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण शक्ति का परिचायक है। भले टीडीपी के माध्यम से ये प्रस्ताव आया हो, लेकिन उनके साथ जुड़े हुए कुछ माननीय सदस्यों ने प्रस्ताव का समर्थन करते हुए बातें कही हैं और एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसने प्रस्ताव का विरोध करते हुए बात कही है। मैं भी आप सबसे आग्रह करूंगा कि हम सब इस प्रस्ताव को खारिज करें और हम सब 30 साल के बाद देश में पूर्ण बहुमत के साथ बनी हुई सरकार को जिस गति से काम किया है उस पर फिर से एक बार विश्वास प्रकट करें। वैसे मैं समझता हूं ये एक अच्छा मौका है कि हमें तो अपनी बात कहने का मौका मिल नहीं रहा है, लेकिन देश को ये भी चेहरा देखने को मिला है कि कैसी नकारात्मकता है, कैसा विकास के प्रति विरोध का भाव है, कैसे नकारात्मक राजनीति ने कुछ लोगों को घेर के रखा हुआ है और उन सब का चेहरा निखर करके सज धज करके बाहर आया है। कईयों के मन में प्रश्न है कि अविश्वास प्रस्ताव आया क्यों? न संख्या है, न सदन में बहुमत है, और फिर भी सदन में इस प्रस्ताव को लाया क्यों गया? और सरकार को गिराने की इतना ही उतावलापन था, तो मैं हैरान था कि सामने इसको 48 घंटे रोक दिया जाए। चर्चा की जल्दी जरूरत नहीं है। अगर अविश्वास प्रस्ताव पर जल्दी चर्चा नहीं होगी तो क्या आसमान फट जाएगा? क्या भूकंप आ जाएगा? क्या न जाने। अगर चर्चा की तैयारी नहीं थी, 48 घंटे और देर कर दो तो फिर लाए क्यों? और इसलिए मैं समझता हूं कि इसको टालने की जो कोशिश हो रही थी वो भी इस बात को बताती है कि उनकी क्या कठिनाई है। न मांझी न रहबर, न मांझी न रहबर, न हक में हवाएं, न मांझी न रहबर न हक में हवाएं, है कश्ती भी जर्जर सफर है। कभी तो लगता है कि ये सारे जो भाषण में सुन रहा था, जो व्यवहार देख रहा था, मैं नहीं मानता हूं कि ये कोई अज्ञानवश हुआ है।
और न ही ये झूठे आत्मविश्वास के कारण हुआ है। ये इसलिए हुआ है कि अहंकार इस प्रकार की प्रवृत्ति करने के लिए खींच के ले जा रहा है। मोदी हटाओ और मैं हैरान हूं आज सुबह भी कि अभी तो चर्चा प्रारंभ हुई थी, मतदान नहीं हुआ था, जय पराजय का फैसला नहीं हुआ था, फिर भी जिनको यहां पहुंचने की उत्साह है, उठो उठो उठो। न यहां कोई उठा सकता है न बिठा सकता है। 125 करोड़ देशवासी बिठा सकते हैं, 125 करोड़ देशवासी उठा सकते हैं। लोकतंत्र में जनता पे भरोसा होना चाहिए, इतनी जल्दबाजी क्या है? और यह अहंकारी है जो कहता है कि हम खड़े होंगे तो प्रधानमंत्री 15 मिनट तक खड़े नहीं हो पाएंगे। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं खड़ा भी हूं और 4 साल हमने जो काम किए हैं उस पर अड़ा भी हूं। हमारी सोच उनसे अलग है। हमने तो सीखा है सार सार को गही रहे, थोथा दे ये उड़ा। खैर, मैं सार ग्रहण करने के लिए काफी कोशिश कर रहा था, लेकिन आज मिला नहीं। लोकतंत्र में जनता जनार्दन भाग्य विधाता होती है। लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर भरोसा होना जरूरी है। अगर 2019 में कांग्रेस सबसे बड़ा दल बनती है तो मैं बनूंगा प्रधानमंत्री, लेकिन दूसरों की ढेर सारी ख्वाहिश है, उनका क्या होगा, इस बारे में कंफ्यूजन है। अध्यक्ष महोदय जी, ये सरकार का फ्लोर टेस्ट नहीं है, ये तो कांग्रेस का अपने तथाकथित साथियों का फ्लोर टेस्ट है। मैं ही प्रधानमंत्री बनूंगा कि सपने पर और दर भी थोड़े मुहर लगा दें, इसके लिए ट्रायल चल रहा है। आके आपसे मिले, मैं बनता हूं। इस प्रस्ताव के बहाने अपने कुनबे को जो जमाने की कोशिश की है, कहीं बिखर न जाए, इसकी चिंता पड़ी। एक मोदी को हटाने के लिए, जिसके साथ कभी देखने का संबंध नहीं, मिलने का संबंध नहीं, ऐसी धरियों को इकट्ठा करने का प्रयास हो रहा है। मेरी कांग्रेस के साथियों की सलाह है कि जब भी अगर आपको अपने संभावित साथियों की परीक्षा लेनी है तो जरूर लीजिए, लेकिन कम से कम अविश्वास का प्रस्ताव का तो बहाना न बनाइए। जितना अविश्वास वो सरकार पर करती हैं,
कम से कम उतना विश्वास अपने संभावित साथियों पर तो करिए। पूरा विश्वास है आपके साथियों। शिवसेना कहाँ है? हम यहाँ इसलिए हैं कि हमारे पास संख्या बल है। हम यहाँ इसलिए हैं कि 125 करोड़ देशवासियों के हमें आशीर्वाद है। अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए देश के मन पर, देशवासियों के दिए आशीर्वाद पर कम से कम अविश्वास न करें। बिना तुष्टीकरण किए, बिना वोट बैंक की राजनीति किए, सबका साथ सबका विकास, ये मंत्र पर हम काम करते रहे। पिछले 4 वर्ष में उस वर्ग और क्षेत्र में काम Not like this, please. जिसके पास चमक धमक नहीं, प्लीज प्लीज ये मत करो। नरसिंहन जी, यू विल हैव टू रिसीव। अनुराग जी, आई विल सी। प्लीज 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 अनुराग जी, go to the seat. Please. पहले भी माननीय अध्यक्ष जी 18,000 गांवों में Please go to your seat. They are not doing it. You go to your seat. I will see. Thota Narasimhan ji. Narasimhan ji. This is not proper. Narasimhan ji, you will have to go to your seat. I will do it. Again. Viduri ji, you go to your seat. आप तो जाइए, मैं देखती हूँ ना, देख रही हूँ ना, रिक्वेस्ट कर रही हूँ ना, आप क्यों कर रहे हैं? Please. Ram Mohan Naidu ji, this is not fair. You will have to listen. Please listen quietly. Reply तो करना देखना पड़ेगा ना. Please go to your seat. Please go to your seat. Madam, what is this, madam? BJP is trying to Please. control the whole house. What is this? Please. मैडम ये क्या हो रहा है? ये अगर दादागिरी की न्यूज़ क्या है मैडम? मैडम ये क्या हो रहा है मैडम? Please go to your seat. Please, no. मैडम ये क्या हो रहा है? कोई और देख रही हूँ ना, मैं भी समझ रही हूँ। बैठिए आप लोग जरा, आप तो शांति से बैठिए। बैठिए। हाँ? रिकॉर्ड में कुछ नहीं जाएगा ये बात। दादागिरी हो रही है। अध्यक्ष महोदय जी, Yes. मैडम ये प्रधानमंत्री के सामने हो रहा है। सबका साथ सबका विकास, इसी मंत्र को लेकर के
बिजली पहुंची। ये काम पहले भी सरकारें कर सकती थी, लेकिन अध्यक्ष महोदया, इन 18,000 गांवों में 15,000 गांव, आप बैठिए, वो समझा रहे हैं। 15,000 गांव पूर्वी भारत के, और उन 15,000 में भी 5,000 गांव पूरी तरह नॉर्थ ईस्ट के। आप कल्पना कर सकते हैं इन इलाकों में कौन रहता है? हमारे आदिवासी, हमारे गरीब, यही महानुभाव रहते हैं। दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, जंगलों में जिंदगी गुजारने वाले हो, इनका बहुत बड़ा तबका रहता है। लेकिन ये लोग ये क्यों नहीं करते थे? क्योंकि उनके वोट के गणित में फिट नहीं होता और उनका इस आबादी पर विश्वास नहीं था। उसी के कारण नॉर्थ ईस्ट को अलग थलग कर दिया गया। हमने सिर्फ इन गांवों में बिजली पहुंचाई ऐसा नहीं, अपने कनेक्टिविटी के हर मार्ग पर तेज गति से काम किया। बैंक के दरवाजे, गरीबों के नाम पर बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, लेकिन बैंक के दरवाजे गरीबों के लिए नहीं खुले। जब उनकी सरकारें थी, इतने साल बैठे थे, वे भी गरीबों के लिए बैंक के दरवाजे खोल सकते थे। लगभग 32 करोड़ जनधन खाते खोलने का काम हमारी सरकार ने किया और आज 80,000 करोड़ रुपया इन गरीबों ने बचत करके इन जनधन अकाउंट में जमा किए हैं। माताओं बहनों के लिए, उनके सम्मान के लिए 8 करोड़ शौचालय बनाने का काम इस सरकार ने किया। ये पहले की सरकारें भी कर सकती थी। उज्ज्वला योजना से 4.5 करोड़ गरीब माताओं बहनों को आज धुआं मुक्त जिंदगी और बेहतर स्वास्थ्य का काम, ये विश्वास जगाने का काम हमारी सरकार ने किया। ये वो लोग थे जो 9 सिलेंडर की 12 सिलेंडर इसी की चर्चा में खोए हुए थे। उनका अविश्वास के बीच वो जनता को भटका रहे थे। एक अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट के अनुसार बीते 2 वर्षों में 5 करोड़ देशवासी भीषण गरीबी से बाहर आए। 20 करोड़ गरीबों को मात्र 90 पैसे प्रतिदिन और 1 रुपये महीने के प्रीमियम पर बीमा का सुरक्षा कवच भी मिला। आने वाले दिनों में आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपयों का बीमारी में मदद करने का एश्योरेंस इस सरकार ने दिया है। इनको इन बातों पर भी विश्वास नहीं है। हम किसानों की आय 2022 तक 2 गुना करने की दिशा में एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं। उस पर भी इनको विश्वास नहीं। हम बीज से लेकर के बाजार तक संपूर्ण व्यवस्था के अंदर सुधार कर रहे हैं, सीमलेस व्यवस्थाएं बना रहे हैं। इस पर भी उनका विश्वास नहीं है। 80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करके बरसों से अटकी हुई 99 सिंचाई योजनाओं को, उन परियोजनाओं को पूर्ण करने का काम चल रहा है। कुछ योजनाएं पूर्णता पर पहुंच चुकी हैं, कुछ लोकार्पण हो चुका है, लेकिन इस पर भी इनका विश्वास नहीं है। हमने 15 करोड़ किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड
पहुंचाया, आधुनिक खेती की तरफ किसानों को ले गए, लेकिन इस पर भी इनका विश्वास नहीं है। हमने यूरिया में नीम कोटिंग उन्होंने थोड़ा करके छोड़ दिया, 100% किए बिना उसका लाभ नहीं मिल सकता है। हमने 100% नीम कोटिंग का काम किया, जिसका लाभ देश के किसानों को हुआ है। यूरिया की जो कमी महसूस होती थी वो बंद हुई है, और इस पर भी इनका विश्वास नहीं है। न हमने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से किसानों को विश्वास दिलाने का काम किया, न सिर्फ प्रीमियम कम किया, लेकिन इंश्योरेंस का दायरा भी हमने बढ़ाया। उदाहरण के तौर पर 2016-17 में किसानों ने करीब 1300 करोड़ रुपए बीमा के प्रीमियम के रूप में दिया, जबकि उन्हें सहायता के रूप में 5500 करोड़ रुपए से ज्यादा की क्लेम राशि दी गई। यानी किसानों से जितना लिया गया उससे 3 गुना ज्यादा कल में क्लेम राशि उनको हम पहुंचा दिए, लेकिन इन लोगों को विश्वास नहीं होता। माननीय अध्यक्ष महोदया, एलईडी बल्ब जरा ये बताएं तो सही, क्या कारण है कि उनके कालखंड में एलईडी बल्ब 350, 400, 450 रुपए में बिकता था। आज वो एलईडी बल्ब 40-45 रुपए में पहुंच गया, और 100 करोड़ छोटा आंकड़ा नहीं है, 100 करोड़ एलईडी बल्ब आज बिक चुके हैं। इतना ही नहीं, 500 से ज्यादा अर्बन बॉडीज में 62 लाख से ज्यादा एलईडी बल्ब स्ट्रीट लाइट में लग चुके हैं, और उसके कारण उन नगर पालिकाओं के खर्च में भी बचत हुई है। उनके समय में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां 2 थी, आज मोबाइल फोन बनाने वाली 120 कंपनियां हैं, लेकिन उनका विश्वास काम नहीं कर रहा है। युवाओं के स्वरोजगार के लिए पहले पढ़े लिखे नौजवानों को सर्टिफिकेट पकड़ा दिया जाता था, वो रोजी रोटी के लिए भटकता था। हमने मुद्रा योजना के तहत 13 करोड़ नौजवानों को लोन देने का काम किया है। इतना ही नहीं, वक्त बदल चुका है। आज 10,000 से ज्यादा स्टार्टअप हमारे देश के नौजवान चला रहे हैं, और देश को इनोवेटिव इंडिया की तरफ ले जाने का काम कर रहे हैं। एक समय था जब हम डिजिटल लेन देन की बात करने लगे, तो यही सदन में बड़े बड़े विद्वान लोग कहने लगे, हमारा देश तो अनपढ़ है, डिजिटल ट्रांजैक्शन कैसे कर सकता है, हमारे देश के गरीब को तो ये कैसे पहुंच सकता है। अध्यक्ष महोदया जी, जो लोग इस प्रकार से देश की जनता की ताकत को कम आंकते थे, उनको जनता ने करारा जवाब दिया है। अकेले भीम ऐप और मोबाइल फोन से एक महीने में 41,000 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन ये हमारे देश के नागरिक आज कर रहे हैं, लेकिन उनका देश की जनता पे विश्वास नहीं है। अनपढ़ है, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, यही मानसिकता का परिणाम है। अध्यक्ष महोदया जी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 42 अंक में सुधार हुआ, इनको अब उस पर भी शक होने लगा है, उन संस्थाओं पर भी अविश्वास करने लगे हैं। ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में 31 अंक का सुधार हुआ है, उसमें भी उनको शक हो रहा है। इनोवेशन इंडेक्स में 24 अंक में सुधार हुआ है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाकर सरकार कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस में को कम कर रही है। मेक इन इंडिया हो या जीएसटी, इन पर भी इनका विश्वास नहीं है। भारत ने अपने साथ ही पूरी दुनिया की इकोनॉमिक ग्रोथ को मजबूती दी है। बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज गति से विकसित होने वाली अर्थव्यवस्था
भारत 6ठे नंबर की अर्थव्यवस्था है और ये जयकारा सरकार में बैठे हुए लोगों का नहीं है, 125 करोड़ हिंदुस्तानियों के पुरुषार्थ का है। अरे इसके लिए तो गौरव करना सीखो, लेकिन वो भी गौरव करना नहीं जानते हैं। $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने की दिशा में आज देश तेज गति से आगे बढ़ रहा है। हमने काले धन के खिलाफ लड़ाई छेड़ी है और ये लड़ाई रुकने वाली नहीं है। और मैं जानता हूं इसके कारण कैसे कैसे लोगों को परेशानी हो रही है। वो गांव अभी भी उनके भर नहीं रहे हैं, ये तो आपके व्यवहार से हमें पता चलता है। हमने टेक्नोलॉजी का उपयोग किया और टेक्नोलॉजी के माध्यम से सरकारी खजाने से निकले हुए रुपये जो कहीं और चले जाते थे, उसमें 90,000 करोड़ रुपए बचाने का काम टेक्नोलॉजी के माध्यम से किया है। गलत हाथों में जाता है, किस प्रकार की व्यवस्थाओं से चलता था, देश भली भांति जाता है। 2.5 लाख से ज्यादा सेल कंपनियां, उसको हमने ताले लगा दिए और भी करीब 2 लाख, 2.25 लाख कंपनियां आज भी नजर में हैं। कभी भी उन पर ताला लगने की संभावना पड़ी हुई है, क्योंकि इसको पनपाया किसने? कौन ताकतें थी जो उसको बढ़ावा देती थी और इन व्यवस्थाओं के माध्यम से अपने खेल खेले जा रहे थे। बेनामी संपत्ति का कानून सदन ने पारित किया, 20 साल तक नोटिफाई नहीं किया गया। क्यों? किसको बचाना चाहते थे? और हमने आकर के इस काम को भी किया और मुझे खुशी है, अब तक 4-4.5 हजार करोड़ रुपए की संपत्ति इस बेनामी संपत्ति की तरह जब्त कर दी गई है। देश को विश्वास है, दुनिया को विश्वास है, दुनिया की सर्वश्रेष्ठ संस्थाओं को विश्वास है, लेकिन जो खुद पर विश्वास नहीं कर सकते वो हम पर विश्वास कैसे कर सकेंगे? और इसलिए यह सब ऐसा नहीं होता है। इस प्रकार की मानसिकता वाले लोगों के लिए हमारे शास्त्रों में बहुत अच्छे ढंग से कहा गया है। वो कहा है, धारा नैव पतंती, धारा नैव पतंती चातक मुखे मेघस्य किम दूषणम। यानी चातक पक्षी के मुंह में बारिश की बूंद सीधे नहीं गिरती तो इसमें बादल का क्या दोष? अध्यक्ष महोदया, कांग्रेस को खुद पर अविश्वास है। ये अविश्वास से गिरे हुए हैं। अविश्वास ही उनके पूरी कार्यशैली, उनकी सांस्कृतिक जीवन का हिस्सा है। उनको विश्वास नहीं है। स्वच्छ भारत, उसमें भी विश्वास नहीं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, उस पर भी विश्वास नहीं। देश के मुख्य न्यायाधीश, उन पर भी विश्वास नहीं। रिजर्व बैंक, उन पर भी विश्वास नहीं। अर्थव्यवस्था के आंकड़े देने वाली संस्थाएं, उन पर भी विश्वास नहीं। देश के बाहर पासपोर्ट की ताकत क्या बढ़ रही है, या फिर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर देश का गौरवगान कैसे हो रहा है, उस पर भी उनको विश्वास नहीं है। चुनाव आयोग पर विश्वास नहीं, ईवीएम पर विश्वास नहीं। क्यों? क्योंकि उनको अपने पर विश्वास नहीं है। और ये अविश्वास क्यों बढ़ गया? जब कुछ लोग, मुट्ठी भर लोग अपना ही विशेष अधिकार मानते थे, अपना ही विशेष अधिकार मान करके जो बैठे थे, जब ये जनाधिकार में परिवर्तित होने लगा तो जरा वहां पर बुखार चढ़ने लगा, परेशानी बढ़ने लगी। क्योंकि जब प्रक्रियाओं को प्रभावित करने की परंपराओं को बंद किया गया तो उनको परेशानी होना बड़ा स्वाभाविक था। जब भ्रष्टाचार पर सीधा प्रहार होने लगा तो उनको परेशानी होनी बहुत स्वाभाविक थी। जब भ्रष्टाचार की कमाई आनी बंद हो गई तो उनकी बेचैनी बढ़ गई, ये भी साफ है। जब
कोर्ट कचहरी में उन्हें भी पेश होना पड़ा तो उनको भी जरा तकलीफ होने लगी है। मैं हैरान हूं, यहां ऐसे विषयों को स्पर्श किया गया। आजकल शिव भक्ति की बातें हो रही है। मैं भी भगवान शिव को प्रार्थना करता हूं। मैं 125 करोड़ देशवासियों को भी प्रार्थना करता हूं, आपको इतनी शक्ति दें कि 2024 में फिर से आप अविश्वास प्रस्ताव ले आए। मेरी आपको शुभकामनाएं हैं। यहां पर डोकलाम की चर्चा की गई। मैं मानता हूं कि जिस विषय की जानकारी नहीं है, कभी कभी उस पर बोलने से बात बड़ी उल्टी पड़ जाती है। उसमें व्यक्ति का नुकसान कम है, देश का नुकसान हो जाता है। और इसलिए ऐसे विषयों पर बोलने से पहले थोड़ा संभालना चाहिए। हमें एक घटनाक्रम जरा याद रहना चाहिए। जब सारा देश, सारा तंत्र, सारी सरकार एकजुट होकर के डोकलाम के विषय को लेकर के प्रवृत्तिशील थी, अपनी अपनी जिम्मेवारियां संभाल रही थी, तब जो आज डोकलाम की बातें करते वो चीन के राजदूत के साथ बैठते हैं। और बाद में कभी ना तो कभी हां, जैसे फिल्मी अंदाज में चल रहा था, नाटकीय ढंग से चल रहा था। कोई कहता था मिले, कोई कहता था नहीं मिले, फिर कहते थे मिले, फिर कहते थे नहीं मिले। क्यों भाई ऐसा सस्पेंस क्यों? मैं समझता हूं, और कांग्रेस प्रवक्ता ने तो पहले साफ बना कर दिया था कि उनके उपाध्यक्ष चीनी राजदूत को मिले ही नहीं है। इस बीच एक प्रेस विज्ञप्ति भी आ गई और फिर कांग्रेस ने मानने के लिए मजबूर होना पड़ा, हाँ मुलाकात तो हुई थी। क्या देश के विषयों कोई गंभीरता नहीं होती क्या? क्या हर जगह पे बचकाना हरकत करते रहेंगे क्या? यहां पर राफेल विवाद को छेड़ा गया। मैं कल्पना नहीं कर सकता हूं कि सत्य को इस प्रकार से कुचला जा सकता है, सत्य को इस प्रकार से रौंदा जाता है और बार बार चीख करके देश को गुमराह करने का काम। और इन्हीं विषयों पर, देश in सुरक्षा से जुड़े हुए विषयों पर ही इस प्रकार से खेल खेले जाते हैं। ये देश कभी माफ नहीं करेगा। ये कितना दुखद है कि इस सदन में लगाए गए आरोप पर दोनों देश को बयान जारी करना पड़ा। मैं समझता हूं, और दोनों देश को खंडन करना पड़े। क्या ऐसी बचकाना हरकत हम करते रहेंगे क्या? कोई जिम्मेवारी है कि नहीं? जो लोग इतने साल सत्ता में रहे, बिना हाथ पैर के, बिना कोई सबूत, बस चीखते रहो, चिल्लाते रहो। सत्य का गला घोंटने की कोशिश है। देश की जनता भली भांति जानती है और हर बार जनता ने आपको जवाब दिया है और अब सुधरने का मौका है, सुधरने की कोशिश करें। ये राजनीतिक स्तर देश हित में नहीं है। और मैं इस सदन के माध्यम से अध्यक्ष महोदय जी, मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि ये समझौता दो देशों के बीच हुआ है। ये कोई व्यापारी पार्टियों के साथ नहीं हुआ है, दो जिम्मेवार सरकारों के बीच में हुआ है।
और पूरी पारदर्शिता के साथ हुआ है। और मेरी प्रार्थना भी है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर, इतने संवेदनशील मुद्दे पर ये बचकाना बयानों से बचा जाए, ये मेरा आग्रह है। और नामदार के आग्रह मैं प्रार्थना ही कर सकता हूं, क्योंकि हमने देखा है एक ऐसी मानक प्रवृत्ति बन चुकी है कि देश के सेनाध्यक्ष को किस भाषा प्रयोग किया गया, क्या कभी होता है? क्या देश के सेनाध्यक्ष के लिए इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जाएगा? आज भी हिंदुस्तान के हर सिपाही जो सीमा पर होगा, जो निवृत्त होगा, आज उसको इतनी गहरी चोट पहुंची होगी जिसकी सदन में बैठ करके हम कल्पना नहीं कर सकते। जो देश के लिए मर मिटने के लिए निकले हैं, जो देश की भलाई के लिए काम करते हैं, उस सेना के जवानों की पराक्रम को, उन पराक्रमों को स्वीकारने का आपको सामर्थ्य नहीं होगा। लेकिन आप सर्जिकल स्ट्राइक को जुमला स्ट्राइक बोले, आप सर्जिकल स्ट्राइक को जुमला स्ट्राइक बोले, यह देश कभी माफ नहीं करेगा। आपको गालियां देनी हो तो मोदी मौजूद है, आपकी सारी गालियां सुनने के लिए तैयार है। लेकिन देश के जवान जो मर मिटने के लिए निकले हैं, उनको गालियां देना बंद कीजिए। सर्जिकल स्ट्राइक को जुमला स्ट्राइक, इस प्रकार से सेना को अपमानित करने का काम निरंतर चलता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा यह अविश्वास ये कांग्रेस की फितरत है। कांग्रेस ने देश में अस्थिरता फैलाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव की संवैधानिक व्यवस्था का दुरुपयोग किया। हमने अखबार में पढ़ा कि अविश्वास प्रस्ताव की स्वीकृति के तुरंत बाद बयान दिया गया, कौन कहता है हमारे पास नंबर नहीं है। यह अहंकार देखिए। मैं इस सदन को याद कराना चाहता हूं 1999 राष्ट्रपति भवन के सामने खड़े होकर के दावा किया गया था, हमारे पास तो 272 की संख्या है और हमारे साथ और भी जुड़ने वाले हैं। 272 पूरे देश में। और अटल जी की सरकार को सिर्फ एक वोट से गिरा दिया, लेकिन खुद जो 272 का दावा किया था वो खोखला निकला और 13 महीनों में देश को चुनाव के अंदर जाना पड़ा। चुनाव थोपे गए देश पर। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज फिर एक स्थिर जनादेश, उसको अस्थिर करने के लिए खेल खेले जा रहे हैं। राजनीतिक अस्थिरता के द्वारा अपनी स्वार्थ सिद्धि करना ये कांग्रेस की फितरत रही है। 1979 में किसान नेता माटी के लाल चौधरी चरण सिंह जी को पहले समर्थन का भ्रम दिया और फिर वापस ले लिया। एक किसान, एक कामगार का इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है। चंद्रशेखर जी का भी उसी तरह अपमान, मोडेस ऑपरेंडी वही था। पहले सहयोग की रस्सी फेंको और फिर धोखे से उसे वापस खींचो। यही खेल चलता रहा। यही फॉर्मूला 1997 में
फिर अपनाया गया। पहले देवगौड़ा जी को, पहले आदरणीय देवगौड़ा जी को अपमानित किया गया और फिर इंद्र कुमार गुजराल जी की बारी आई। क्या देवगौड़ा जी हो, क्या मुलायम सिंह यादव हो, कौन भूल सकता है कांग्रेस ने इन लोगों के साथ क्या किया। जमीन से उठे, अपने श्रम के लोगों के हृदय में जगह बनाने वालों के जन नेता के रूप में उभरे हुए उन्होंने उन नेताओं को, उन दलों को कांग्रेस ने छला है और बार बार देश को अस्थिरता में धकेलने का पाप किया है। कैसे कांग्रेस ने अपनी सरकार बचाने के लिए दो बार विश्वास को खरीदने का प्रयास किया। वोट के बदले नोट, ये खेल कौन नहीं जानता। आज यहां एक बार और कही गई, यहां पूछा गया कि प्रधानमंत्री अपनी आंख में मेरी आंख भी नहीं डाल सकते। माननीय अध्यक्ष महोदया, सही, हम कौन होते हैं जो आपकी आंख में आंख डाल सके। कोई गरीब माँ का बेटा, पिछड़ी जाति में पैदा हुआ, गांव से आया हो, आप तो नामदार हैं, नामदार, हम तो कामदार हैं। आपकी आंख में आंख डालने की हिम्मत हमारी नहीं, हम नहीं डाल सकते। और इतिहास गवाह है अध्यक्ष महोदया जी, इतिहास गवाह है। सुभाष चंद्र बोस ने कभी आंख में आग डालने की कोशिश की, उनके साथ क्या किया गया। मोरारजी भाई देसाई गवाह है, उन्होंने आंख में आग डालने की कोशिश की, क्या किया गया। जयप्रकाश नारायण गवाह है, उन्होंने आंख में आग डालने की कोशिश की, उनसे साथ क्या किया गया। चौधरी चरण सिंह, उन्होंने आंख में आग डालने की कोशिश की, उनके साथ क्या किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आंख में आग डालने की कोशिश की, उनके साथ क्या किया गया। चंद्रशेखर जी ने आंख में आग डालने की कोशिश की, क्या किया गया। अरे प्रणब मुखर्जी ने आंख में आग डालने की कोशिश की, क्या किया गया। अरे इतना ही नहीं, हमारे शरद पवार जी ने आंख में आग डालने की कोशिश की थी, उनके साथ भी क्या किया गया था। मैं सारा कच्चा चिट्ठा खोल सकता हूं। ये आंख में आंख, और इसलिए आंख में आग डालने की कोशिश करने वालों को कैसे अपमानित किया जाता है, कैसे उनको ठोकर मार के निकाला जाता है। एक परिवार का इतिहास इस देश में अनजान नहीं है, और हम तो कामदार हैं, भला हम नामदार से आंख में आग कैसे डाल सकते हैं। और आंखों की बात करने वालों की आंखों की हरकतों ने आज टीवी पे पूरा देश देख रहा है, कैसे आंख खोली जा रही है, कैसे बंद की जा रही है। ये आंखों का खेल। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, लेकिन आंख में आंख डाल करके आज सत्य को कुचला गया है, बार बार कुचला गया है, सत्य को बार बार रौंदा गया है। यहां कहा गया कांग्रेस ही थी जीएसटी में पेट्रोलियम को क्यों नहीं लाए।
मैं जरा पूछना चाहता हूं, अपने परिवार के इतिहास के बाहर भी तो कांग्रेस का इतिहास है, अपने परिवार के बाहर कांग्रेस सरकारों का भी इतिहास है। अरे जरा इतना तो ध्यान रखो, जब यूपीए सरकार थी तब पेट्रोलियमों को बाहर रखने का, जीएसटी के बाहर रखने का निर्णय आपकी सरकार ने किया था। आपको यह भी मालूम नहीं है। आज यहां यह भी कहा गया, आपका विषय लेने वाला हूं मैं आपकी बात, जयदेव जी आपकी बात लेने वाला हूं, आपका विषय आएगा। अरे जरा बारी बारी से आने दो, किसी को छोड़ने वाला नहीं, आप चिंता मत कीजिए, हर किसी का सम्मान करूंगा, आप चिंता मत कीजिए। आज यहां यह भी बात कही गई कि आप चौकीदार नहीं भागीदार हैं। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं गर्व के साथ कहना चाहता हूं, हम चौकीदार भी हैं, हम भागीदार भी हैं, लेकिन हम आपकी तरह सौदागर नहीं हैं, ठेकेदार नहीं। न हम सौदागर हैं, न हम ठेकेदार हैं, हम भागीदार हैं, देश के गरीबों के दुख के भागीदार हैं, हम देश के किसानों की पीड़ा के भागीदार हैं, हम भागीदार हैं, देश के नौजवानों के सपनों के भागीदार हैं, हम भागीदार हैं देश के उन 115 जिले जो आकांक्षी जिले हैं, उनके विकास के सपनों के भागीदार हैं। हम देश को विकास की नई राह पर ले जाने वाले मेहनतकश मजदूरों के भागीदार हैं। हम भागीदार हैं और हम भागीदार रहेंगे। उनके दुख को बांटना ये हमारी भागीदारी जिम्मेवारी है, हम निभाएंगे। हम ठेकेदार नहीं हैं, हम सौदागर नहीं हैं, हम चौकीदार भी हैं, हम भागीदार भी हैं। हमें गर्व है इस बात का। कांग्रेस का एक ही मंत्र है, कांग्रेस का एक ही मंत्र है, या तो हम रहेंगे और अगर हम नहीं हुए तो फिर देश में अस्थिरता रहेगी, अफवाहों का साम्राज्य रहेगा। ये पूरा कालखंड देख लीजिए, वहां भी भुक्तभोगी बैठे हैं, उनसे वहां बैठे हुए भी परेशानियां थे, कोई बात बाकी नहीं है, सबके साथ क्या हुआ है सबको मालूम है। अफवाहें उड़ाई जाती हैं, झूठ फैलाया जाता है, अपप्रचार किया जाता है। आज के युग में देश में अफवाहें फैलाने के लिए तो टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल है और आरक्षण खत्म हो जाएगा, दलितों पर अत्याचार रोकने वाला कानून खत्म किया गया है, देश को हिंसा की आग में झोंकने के षड्यंत्र हो रहे हैं। अध्यक्ष महोदया जी, ये लोग राजनीति दलितों, पीड़ितों, शोषितों, वंचितों, गरीबों को इमोशनल ब्लैकमेलिंग करके राजनीति करते रहे। कामगार हो, किसान हो, उनके दुखों की चिंता किए बिना समस्याओं के समाधान के रास्ते खोजने के बजाय चुनाव जीतने के शॉर्टकट ढूंढने का प्रयास हुआ है देश में। और उसी का कारण है कि देश का एक बहुत बड़ा तबका सशक्तिकरण से वंचित रह गया है। बार बार बाबा साहब आंबेडकर की भाषा, उनके पहनावे पर, उनकी राजनीति पर मजाक उड़ाने वाले लोग आज बाबा साहब के गीत गाने लगे हैं। धारा 356 का बार बार दुरुपयोग करने वाले हमें लोकतंत्र के पाठ पढ़ाने की बातें करते हैं। जो सरकार, जो मुख्यमंत्री पसंद नहीं आता था, उसको हटाना, अस्थिरता पैदा करना, ये खेल देश आजाद होने के तुरंत बाद शुरू कर दिया गया, जो कभी भी मौका नहीं छोड़ा गया है। और इसी नीति का परिणाम
1980, 1991, 1998, 1999 देश को समय से पहले चुनाव के अंदर घसीटा गया, चुनाव में जाना पड़ा। एक परिवार के सपनों, आकांक्षाओं के सामने जो भी आया उसके साथ यही बर्ताव किया गया, चाहे देश को, लोकतंत्र को ही दांव पर क्यों न लगाना पड़े। स्वाभाविक है जिनकी ये मानसिकता पड़ी हो, जिनके अंदर इतना अहंकार भरा हो, वो हम लोगों को कैसे स्वीकार कर सकते हैं? हमारा यहां बैठना उनको कैसे गवारा हो सकता है? ये हम भली भांति समझते हैं और इसलिए हमको नापसंद करना बहुत स्वाभाविक है। माननीय अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी जमीन से कट चुकी है और वो तो डूबे हैं, लेकिन उनके साथ जाने वाले भी, हम तो डूबे सनम तुम।